हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सरफेस फिनिश के बारे में, जिसमें हमने जाना था लैपिंग्स के बारे में। तो लैपिंग से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, इसमें बहुत जो फेमस क्वेश्चन है पूछा जाता है कि जो लैपिंग कंपाउंड होता है उस पर ग्रुप क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ग्रुप प्रदान किए जाते हैं कि लैपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए उस पर ग्रुप प्रदान किए जाते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें किसी छोटे छेद वगैरह की लैपिंग करनी है तो लैब किसका बनाया जाएगा। तो बेसिकली तांबे का या फिर पीतल का, जैसे कॉपर या ब्रास कहते हैं, इसका बना होता है। कभी कभी लेड का बना लैब भी प्रयोग किया जाता है। और अगर हमें बड़े सुराख वगैरह की लैपिंग करनी है बड़े कारणों के लिए, तो वहां पर लैब प्राय कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तथा लैपिंग के बारे में आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होनिंग के बारे में। तो होनिंग क्या है, ये भी एक सुपर फिनिशिंग की प्रोसेस होती है जिसमें धातुओं या अधातुओं की सरफेस से मेटल को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। बट ये क्या होती है, एक सुपर फिनिशिंग की प्रोसेस होती है। अगर देखा जाए तो लैपिंग की अपेक्षा इसमें मटेरियल थोड़ा ज्यादा हटाया जाता है, बट फिर भी एक सुपर फिनिशिंग की प्रोसेस होती है। इसमें मटेरियल कैसे हटाते हैं, तो इसके लिए हम जो टूल प्रयोग करते हैं वो हम एब्रेसिव स्टिक के रूप में टूल प्रयोग करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, होन्स के नाम से जानते हैं। लैपिंग में हम क्या करते थे, लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग करते थे, वहां पेस्ट के रूप में मटेरियल यूज करते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टूल का प्रयोग करते हैं, एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग करते हैं, जिसे होन्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि होनिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो एब्रेसिव स्टिक, वो आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, कोरंडम, इन सब का बना हो सकता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, होन या होनिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक। ये जो एब्रेसिव स्टिक होती है, ये एक्सिस के अपेक्षा देखा जाए तो 10 डिग्री का इस पर बोर का क्लियरेंस दिया जाता है। जो इसमें होल बने होते हैं उसकी जो सेंटर लाइन एक्सिस होती है उससे 10 डिग्री पे क्या होती है, उसमें क्लियरेंस दिया जाता है। क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, इस क्लियरेंस की वजह से क्या होता है कि ये जब कोई इंजन है, सिलेंडर है, जब हम उसमें होनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से उसमें कूलेंट काफी इजीली से प्रवाहित होता है। मतलब कह सकते हैं लुब्रिकेशन की व्यवस्था काफी आसानी से हो जाती है। ठीक। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो होनिंग का प्रयोग बेसिकली हम जो अधिकतर करते हैं वो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस पे करते हैं। जैसे कि कोई आंतरिक सरफेस हो गया, जैसे इंजन का सिलेंडर हो गया, जो भी इंजन वगैरह के सिलेंडर होते हैं, पिस्टन्स होते हैं। फिर इंजन सॉरी जो बियरिंग के बोर होते हैं, जो बियरिंग वगैरह प्रयोग करते हैं, उसमें जो बोर होता है, होल होता है, उसकी फिनिशिंग के लिए। इसके साथ साथ कोई पिन होल है या ड्रिलिंग किया हुआ होल है, बोरिंग किया हुआ होल है, उसको फिनिश करने के लिए होनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक शब्दों में कह सकते हैं इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस को फिनिश करने के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं इस पर हम प्रिंसिपल के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, जो होनिंग स्टिक होती है उसको मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक वगैरह के द्वारा ड्रिल को होल्ड किया जाता है। इसे इसका एक चक होता है जिसके द्वारा इसे हम क्या करते हैं, मशीन स्पिंडल पर होल्ड कर लेते हैं होनिंग टूल को। और ये कौन सा मोशन करता है, रोटरी मोशन, घूर्णन गति करता रहता है। और जो हमारा जॉब होता है जिस पर हमें होनिंग प्रक्रिया करनी होती है, वो मशीन टेबल में बना हुआ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे गति करता है। तो ये पूछा जाता है होनिंग में गति कैसी होती है। तो होनिंग में जो हमारा टूल होता है, होनिंग टूल, वो रोटरी मोशन करता है, और जो हमारा जॉब होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो दोनों मोशन एक साथ होते हैं इसमें, जिसके द्वारा जो जॉब होती है, सरफेस होती है, उस पर जो पैटर्न प्राप्त होता है, क्रॉस हैच पैटर्न प्राप्त होता है, क्रॉस टाइप का हैचिंग पैटर्न प्राप्त होता है। ये पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है जिसके द्वारा लुब्रिकेशन आसानी से उसमें जाता रहता है और घर्षण वगैरह बहुत कम होती है। तो ये पूछा जाता है इसमें मोशन कैसी होती है, तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी मोशन दोनों मोशन एक साथ होती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसमें स्टिक के बारे में कि कौन सा मतलब एब्रेसिव स्टिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका प्रयोग कास्ट आयरन की होनिंग करने के लिए, या फिर जो भी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल होते हैं उसकी होनिंग के लिए प्रयोग करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। इसके बाद जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसका प्रयोग स्टील के लिए हो गया, या फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल होते हैं उसकी हम होनिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ओके। फिर इसमें जो नेक्स्ट पूछा जाता है, पूछा जैसे गेज वगैरह की होनिंग करना है तो उसके लिए सिंपल सा बोरान कार्बाइड। अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, डायमंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
तो ये आप जो एब्रेसिव स्टिक वाले होते हैं इसको ध्यान से देख लेंगे कि अगर सिलिकॉन कार्बाइड है तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल कास्ट आयरन के लिए प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल, और स्टील से हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। गेज वगैरह के लिए बोरॉन कार्बाइड सभी जगह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कोर्स ग्रेन जो होनिंग स्टिक होते हैं उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कोर्स ग्रेन वाले होनिंग स्टिक का प्रयोग किया जाता है जो भी सॉफ्ट मटेरियल मुलायम धातुएं होती है उसकी होनिंग के लिए, या फिर ड्राई होनिंग के लिए जब हमें कूलेंट का प्रयोग नहीं करना होता उस समय जो होनिंग की जाती है उसके लिए कोर्स ग्रेन का प्रयोग करते हैं। और जब हमें काफी अधिक मटेरियल हटाना होता है तो वहां पर भी हम कोर्स ग्रेन होनिंग स्टिक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद होता है मीडियम ग्रेन का होनिंग स्टिक, उसका प्रयोग बेसिकली मध्यम आकार के जब हमें जॉब की फिनिशिंग करनी होती है तो वहां करते हैं। और आता है इसमें फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक। फाइन ग्रेन का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें किसी हार्ड मटेरियल कठोर धातु की होनिंग करनी है तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक का। और कब प्रयोग करेंगे, जब हमें वेट होनिंग करनी होगी कूलेंट के साथ, जब हम होनिंग करेंगे वेट होनिंग तो वहां पर भी फाइन ग्रेन एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब हमें काफी कम मटेरियल हटाना होता है, लाइट कट लेना होता है तो वहां पर किस होनिंग स्टिक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो ये भी टॉपिक आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको हार्ड मटेरियल है तो कह सकते हैं सॉफ्ट होनिंग स्टिक, और सॉफ्ट मटेरियल है तो हार्ड होनिंग स्टिक या कोर्स होनिंग स्टिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं होनिंग अलाउंस के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि होनिंग करते समय उसका अलाउंस कितना रखा जाता है। तो 0.06 से लेकर के 0.15 तक होनिंग का अलाउंस रखा जाता है। 0.06 से 0.15 होनिंग का अलाउंस रखा जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है कि होनिंग करते समय हम लुब्रिकेंट या कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली इसमें प्रयोग किया जाता है मोस्टली केरोसिन ऑयल जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, और कभी कभी डीजल का भी प्रयोग किया जाता है। जो केरोसिन ऑयल होता है ये अकेले नहीं प्रयोग किया जाता है, मिक्सचर के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें कि केरोसिन ऑयल और मिनरल ऑयल का मिक्सचर होता है। केरोसिन ऑयल 4% 4 भाग होता है, मिनरल ऑयल 1 भाग होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 5 लीटर का मिक्सचर है तो उसमें 4 लीटर केरोसिन ऑयल होगा और 1 लीटर मिनरल ऑयल होगा, तो इसको मिक्स फॉर्म में हम लुब्रिकेंट के रूप में यहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ड्राई होनिंग और वेट होनिंग। ड्राई होनिंग नाम से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की होनिंग करते समय हम किसी भी कूलेंट का प्रयोग, किसी भी लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें अधिक मात्रा में धातु को हटाना होता है तो बेसिकली ड्राई होनिंग को वरीयता दी जाती है। इसमें जो एब्रेसिव ग्रिड प्रयोग किए जाते हैं वो 80 से लेकर के 120 नंबर वाले ग्रिड के होन्स प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आता है इसमें वेट होनिंग। वेट जिसे हम गीला होनिंग कह सकते हैं हिंदी में, नाम से स्पष्ट है इस प्रकार की होनिंग करते समय हम कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। कैसा, मिनरल ऑयल विद केरोसिन के साथ। तो इसमें हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें काफी कम मात्रा में धातु को हटाना होता है, सरफेस को काफी ज्यादा पॉलिश करके फिनिश करना होता है तो वहां पर वेट ग्राइंडिंग को वरीयता दी जाती है, वेट होनिंग को वरीयता दी जाती है। इसमें हम एब्रेसिव ग्रेन कौन सा प्रयोग करते हैं, तो 120 से लेकर के 300 जो ग्रिड साइज का होन होता है उसको वरीयता दी जाती है। जो ड्राई होनिंग होती है ये थोड़ी मतलब कह सकते हैं इसमें हम प्रयोग नहीं करते कूलेंट वगैरह का, तो उतनी अच्छी सरफेस फिनिश नहीं आती, बट वेट होनिंग में कूलेंट का प्रयोग करने से काफी अच्छी सरफेस फिनिश आती है, बहुत अच्छी चमकदार सरफेस उत्पन्न होती है। तो पूछा जाता है कौन सी होनिंग सबसे अच्छी होती है, तो वेट होनिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है मैनुअल स्ट्रोकिंग और पावर स्ट्रोकिंग। जब हम होनिंग टूल है उसको स्ट्रोक किस प्रकार से देते हैं, कैसे चलाते हैं, हाथ के द्वारा चलाते हैं, मशीन के द्वारा चलाते हैं। बेसिकली जो होनिंग प्रक्रिया होती है मशीनों के द्वारा ही की जाती है, बट कभी कभी हम मैनुअल स्ट्रोकिंग भी करते हैं, मतलब मैनुअल फीड भी देते हैं। तो जब हमें अधिक मात्रा में धातु को हटाना हो तो उस समय भी मैनुअल स्ट्रोकिंग को वरीयता देते हैं। और या फिर जब कह सकते हैं जो हमारा जॉब है वो टॉलरेंस के काफी अधिक नजदीक हो, एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है जब जॉब काफी टॉलरेंस के नजदीक हो तो कौन सी स्ट्रोकिंग करते हैं, तो वहां पर हम मैनुअल स्ट्रोकिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है पावर स्ट्रोकिंग, मतलब मशीन के द्वारा जो हम फीड देते हैं। इसमें बेसिकली जो सभी प्रकार के जॉब होते हैं जनरल हम इसी का प्रयोग करते हैं, पावर स्ट्रोकिंग का ही।
और एक और पूछा जाता है कि छोटे भागों की कोई छोटा छोटा पार्ट से छोटा स्ट्रक्चर है, वहां पर हमें होनिंग करनी है तो कौन सा प्रयोग करेंगे, तो वहां पर भी हम पावर स्ट्रोकिंग को वरीयता देते हैं। ठीक, जैसे मोस्ट है टॉलरेंस के अधिक नजदीक हो तो कौन सी होनिंग मेथड, वहां पर मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट होनिंग के बाद हमारा आता है इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानते हैं फ्रॉस्टिंग के नाम से। तो फ्रॉस्टिंग क्या होती है, ये भी एक सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया होती है जिसमें हम सरफेस को काफी ज्यादा चमकदार बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सॉफ्ट मटेरियल जो भी नरम धातु होती है उसकी पिन, उसकी बनाई हुई पिन का प्रयोग करते हैं। पिन को ड्रिल मशीन में चक की सहायता से क्या करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं और जॉब को मशीन टेबल पे बांध देते हैं। ठीक है, फिर जो जॉब होता है उसकी सरफेस पर जिस पर हमें चमक लानी होती है उस पर एमरी का हम क्या करते हैं, पेस्ट लगा देते हैं काफी अच्छी तरीके से। फिर हम उस जो पिन होती है उसको उस पर ला करके गोल आकार के स्पॉट बनाते हैं सरफेस पे। ठीक, तो जाप की स्थिति को चेंज करके काफी ज्यादा हम पिन स्पॉट बनाते हैं जिससे जो सरफेस होती है काफी ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगती है। जो फ्रोस्टिंग होती है इसका मेन पर्पज होता है सरफेस को चमकदार शाइनी बनाना। इसके द्वारा जाप की एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जाप की एक्यूरेसी को हम नहीं चेंज कर सकते, केवल हम सरफेस को चमकदार बनाते हैं। तो पूछा जाता है फ्रोस्टिंग कैसी प्रक्रिया है, तो जाप को चमकदार बनाने की प्रक्रिया, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल की पिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। कोई भी जॉब है, अगर वो मान लीजिए आपने मशीनिंग वगैरह कर दी रख दिए, तो क्या होता है कि आप कुछ दिनों बाद वो हवा और पानी के इफेक्ट के द्वारा क्रिया करके उसमें ऑक्साइड वगैरह की परत बन जाती है, जंग लग जाता है। तो इन सब से बचाने के लिए, हवा और पानी के प्रभाव से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर कुछ कोटिंग कर देते हैं, कुछ परत चढ़ा देते हैं जिसे को हम प्रोटेक्टिव कोटिंग के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है, जॉब में हमारे जंग वगैरह नहीं लगती और जो सरफेस होती है काफी अच्छी चमकदार और काफी सुंदर दिखाई देती है। जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है 3 प्रकार की होती है, सेमी परमानेंट, परमानेंट और कह सकते हैं टेम्पररी, 3 होती है। तो टेम्परेरी कोटिंग मतलब ऐसी कोटिंग होती है जिसमें हम जब चाहें तब हम उसके कोटिंग को साफ करके सरफेस को फिर से यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी कोटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं ग्रीस, तेल या वर्निश। जो भी जॉब है फिनिशिंग के बाद हम इस पे ग्रीस, तेल या वर्निश लगाकर उसको रख देते हैं और जब भी यूज करना होता है उसको आसानी से साफ करके यूज करते हैं। जैसे कि जब आप लोग वर्कशॉप में जॉब वगैरह भी बनाते हैं तो उसको जमा करने से पहले क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा तेल का एक बार उस पर लेप लगा के उसको अच्छे तरीके से पोंछ देते हैं कि उस पर जंग वगैरह ना लगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, टेम्परेरी कोटिंग का मेथड होता है। नेक्स्ट आता है सेमी परमानेंट कोटिंग, जिसे हम अर्ध अस्थायी कोटिंग के नाम से जानते हैं। ये आसानी उतनी जल्दी से नहीं छूटता, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसमें क्या आता है, जैसे पेंट हो गया, इनेमल पेंट वगैरह, जैसे आप देखे होंगे घरों में जो भी आप यूज करते हैं, जो मतलब जो भी स्टोरेज वगैरह के जो यूज करते हैं टैंकर वगैरह, उसमें क्या करते हैं पेंट वगैरह लगा दिया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिन पर टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे टिनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे जो घरों में हम टिन शेड प्रयोग करते हैं, जो चादर आती है टिन शेड की, उस पर टिनिंग की कोटिंग होती है। नेक्स्ट आती है इसमें गैल्वेनाइजिंग। माइल्ड स्टील वगैरह के जो पार्ट होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद कलरिंग ऑफ ब्रास, जो भी पीतल वगैरह के सामान होते हैं उस पर एक गोल्डन रंग का क्या करते हैं, पानी टाइप का पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसे कलरिंग ऑफ ब्रास कहते हैं। तो ये जो सभी प्रोसेस हैं ये सेमी परमानेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है परमानेंट कोटिंग, अस्थाई कोटिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत को अस्थायी रूप से चढ़ा दिया जाता है। तो इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है कि जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एनोड के नाम से जानते हैं। और जिस धातु पर परत चढ़ाते हैं, जिस धातु पर कोटिंग करते हैं, उसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस विद्युत के द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जिस भी धातु पर हमें परत चढ़ानी है उसे हम क्या करते हैं, उसे कैथोड के रूप में बनाते हैं। और जिस धातु की परत चढ़ानी है, जिसकी कोटिंग करनी है, उसे हम क्या करते हैं, एनोड के रूप में मानते हैं। ठीक है, एनोड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस पे हमें परत चढ़ानी है तो इसको क्या करेंगे, हम कैथोड बनाएंगे। और ये हमारा है कैप
इसकी हमें इस पर परत चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे, एनोड के रूप में यूज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और इस सर्किट को पूरा करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी कई सारे जो इधर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पूछे जाते हैं, क्रोमाइजिंग, कैलोराइजिंग और सेराडाइजिंग से पूछा जाता है। इस बेसिक इन प्रक्रियाओं से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पाउडर यूज किया जाता है, तो भी देख लेंगे। इसमें सबसे पहला आता है क्रोमाइजिंग। क्रोमाइजिंग करने के लिए हम क्रोमियम पाउडर का प्रयोग करते हैं, नाम से इस पर क्रोमाइजिंग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता होगा। क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है विद एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, और इसको जब हम हीटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जो पाउडर सॉल्ट बाथ होता है, हीटिंग करते समय जो टेम्परेचर होता है लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करके फिर क्रोमाइजिंग की प्रोसेस करते हैं। तो दो मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्रोमाइजिंग में कौन सा पाउडर यूज करते हैं, तो क्रोमियम पाउडर का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। टेम्परेचर कितना होता है साल्ट बाथ का, 1300 से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आता है कैलोराइजिंग। कैलोराइजिंग देखने से थोड़ा अलग लगता है, अब लगता होगा किसी दूसरे मतलब क्रोमियम या फिर कह सकते हैं क्लोरीन वगैरह की परत, बट इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्लोराइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करके हम परत चढ़ाते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है साल्ट बाथ का 850 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रखा जाता है। थर्ड वन जो आता है सेराडाइजिंग। सेराडाइजिंग में क्या करते हैं, हम जिंक पाउडर का प्रयोग करते हैं। जिंक पाउडर का प्रयोग करते हैं, इसमें एक हमारे पास स्टील की बैरल होती है जिसमें हम जिंक पाउडर को भर देते हैं, वो बैरल घूमता रहता है और इस बात का टेम्परेचर लगभग 370 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके लिए, सेराडाइजिंग के लिए। अब इन तीनों प्रोसेस में हम जब डुबोते हैं शिफ्ट को या मेटल को, तो डिपेंड करता है कितने एमएम में मोटी कोटिंग चाहिए, उस अनुसार हम उस धातु को उसमें डुबोए रखते हैं और इच्छित मतलब परत प्राप्त करने के बाद फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये सब अस्थाई कोटिंग के अंतर्गत आती है जिसमें एक धातु के ऊपर हम दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि सेराडाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है 370 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैलोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये था सरफेस फिनिश के बारे में। आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, पॉइंट को टॉपिक वाइज नोट करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।